नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लंबा सफर है, आप लोगों को साथ चलना होगा। 101 शिफ्टों का हमको सॉल्यूशन करना है और आज हम शिफ्ट नंबर 15 की तरफ अग्रसर हैं। और जिस दिन से आप लोगों का आंसर की आया है, उस दिन से पर डे हम 1 शिफ्ट का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आप लोग ऐसा ही सहयोग बनाए रखें और इतनी ईमानदारी के साथ आप मेरे साथ मेहनत करते रहें। जब आप इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बात अगर आप लगातार मुझे बताते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हम सब मिलके 101 शिफ्ट तक चले जाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस एग्जाम तक इतनी मजबूत हो जाएगी। रोज हमारी जो छोटी-छोटी गलतियां हैं, उनसे हम सीखने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना? जब रोज थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे तो बूंद-बूंद से घड़ा भर जाएगा और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? तो अंत तक बने रहें और बहुत ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट करते रहें अगर आपको समझ में आ जाए तो। अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी सर, सारी की सारी बातें हमें प्रॉपर समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। है ना? और इसको कंटिन्यू रखना है तो भी आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि बिल्कुल सर चलने दीजिएगा, तो मज़ा आएगा। और दूसरी बात, आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं वीडियो को, ये भी कमेंट करके आप बताएँगे, तो अच्छा लगेगा। तो सेशन की शुरुआत कर देते हैं, विलंब ना करते हुए। आज का जो हमारा शिफ्ट होने वाला है, वो शिफ्ट नंबर 15 होने वाला है साथियों। चलो, तो विलंब ना करते हुए सीधे-सीधे मैं बातचीत करता हूँ प्रश्नों के ऊपर और आज की शिफ्ट का पहला प्रश्न आपके सामने। आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड नंबर की शिफ्ट का हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाने के लिए एकदम तैयार हूँ। देखिएगा, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। ये लीजिएगा, पी और क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 4:3। ये लिख दिया हमने। आगे बंदा क्या बोल रहा है? आगे बंदा बोल रहा है 6 वर्ष बाद कैसा हो जाता है? 5:4। 6 वर्ष के बाद जो अनुपात हो जाता है वो कैसा हो जाता है? तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा 5:4। अब आप सिंपल देखोगे तो आपको समझ आएगा सर, 4 और 5 बढ़ा कैसा? आप बोलेंगे सर 1। और इधर भी 3 और 4 कैसा बढ़ा? 1 ही बढ़ा। अरे कैसा बढ़ा? तो आप बोलेंगे सर 3 और 4 1 बढ़ा। लेकिन यहां देखो आप, प्लस में कैसा बढ़ा? तो 6 बढ़ा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? तो आप बोलेंगे सर 6 आएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया, उनने क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो देखो अंतर भी कैसा है? 1 का ही है। 1 बराबर क्या आ जाएगा? तो 1 बराबर आ जाएगा 6। 6 कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर आप सी लगा दीजिएगा। भानु भाई, जय श्री महाकाल दोस्त। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 148 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर है। 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? ये सवाल जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जब से ही आ रहा है और जब से हम लगातार इसकी क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, इस त्रिभुज को देखने के बाद पता चला कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं कैसी है? अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो हमें निकालना पड़ेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वो कैसे निकलता है? तो आप बोलेंगे सर वो निकलता है अंडर रूट के अंदर एस, और फिर क्या? तो आप बोलेंगे सर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर क्या? एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमें निकालना रहता है एस। एस यानी कि सेमी पैरामीटर। अब एस अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ना कैसे है? तो देखो 14 और 5 19, 19 और 17 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 36, 360। और ये कैसा हो गया? 8 और 7 15, 15 और 5 कैसा हो गया? 20। 360 और 20 कैसा हो गया? 380। अब 380 का अगर आप आधा करेंगे तो कैसा आएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 190। यानी कि आपका जो सेमी पैरामीटर है वो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 190। अब यहां आप वैल्यू रख दीजिएगा। देखिएगा, एस का वैल्यू कैसा आ गया? 190। एस माइनस ए, 190 में से 148 गया तो आया कैसा? तो आप बोलेंगे सर वो आया 42। फिर 190 में से 57 चला जाएगा तो आप बताइएगा सर बचा कैसा? तो आप बोलेंगे 190 में से 57 चला गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19 में से 5 गए 14, यानी कि 133। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कैसा? 133। फिर
190 में से 175 चले गए तो बचे कैसे? तो आप बोलेंगे सर 15 बचे। देन इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है सर? इनका सॉल्यूशन करना है, इनको थोड़ा सा तोड़ना है। आप बताओ 190 को आप बोल सकते हैं क्या कि 19 इंटू 10, फिर आप 42 को बोल सकते हैं 7 और कैसा 6, 133 को आप बोल सकते हैं 19 और कैसा 7, और 15 को आप क्या रहने दीजिएगा? 15 ही रहने दीजिएगा। ऐसा रहने के बाद आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको समझ में आ रहा है सर कि यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 19 आ गया बाहर। फिर आप देखो यहाँ से क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आ गया 7 बाहर। फिर हमने क्या करा? गुना कर दिया। 15 और 6 90, 90 का गुना 10 में करेंगे 900, 900 से बाहर क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 30। यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कैसा आ गया? 19 7 30। अब क्षेत्रफल अगर आपका आ गया 19 इंटू 7 और इंटू में क्या आ गया? 30, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है? तो वो बोल रहा है 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा की संगत ऊंचाई की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप देखो भैया भुजा कैसी है? 57 है, और इसकी लंबाई अपने को निकालना है एस, और इसकी ऊंचाई तो क्या आ जाएगी? एच आ जाएगी। बस अब क्लियर हो गया। अब बहुत सरल सवाल हो गया। क्या बोलोगे आप बोल दोगे सर बहुत आसानी से कि 19 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 3 बार कटा। 3 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 10 बार कटा। 7 और 2 कैसा आ गया? 14, जीरो ऐसा का ऐसे ही। तो उसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी? वो आ जाएगी 140 सेंटीमीटर। क्या 140 सेंटीमीटर आपका आंसर आया है क्या? अगर आया हो तो आप कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि यस सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आया है। मैं बहुत इत्मीनान के साथ आपको चीजें बता रहा हूं, आप इतने इत्मीनान के साथ पढ़ते चले जाना, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा एग्जाम तक। देखो, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो भैया, मीनार की छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है। एक मीनार है, इसकी छाया ऐसे बनेगी तो माया जो सॉरी छाया की ऊंचाई है और उसके बाद क्या है उसकी छाया की लंबाई है, वो दोनों कैसी है? बराबर है। यानी ये भी अगर एच होगा तो ये भी कैसा होगा? तो एच होगा। तो बताइएगा, आप आराम से क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं सर यहां लग जाएगा क्या? टेन। टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एच बटे क्या हो जाएगा? एच, यानी कि एक आ जाएगा। एक टेन में एक का मान काय में होता है? तो आप बोलेंगे सर टेन 45 का होता है। तो ऐसा आप बोल सकते, सॉरी टेन थीटा बराबर आप क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं सर टेन 45। ये 10 से 10 गया तो थीटा बराबर कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं सर। अगला क्वेश्चन, 88 फोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। आपने 88 बेचे और उसमें आपको 8 की हानि हुई सर, तो हानि का प्रतिशत क्या है? ऐसा एक देसी कहावत है, ये गरीबी में भयंकर गीला आटा होता है, यानी कि 88 में 8 जुड़ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 96, और 96 में 8 का आपको नुकसान हो रहा है, तो बताओ कितने का नुकसान है? तो आप बोलेंगे 8 से कितनी बार कट गया? 12 बार। 4 से कट गया 3 बार। 4 से कट गया कितनी बार? 25 बार। तो आप बोलेंगे सर 25/3, यानी कि तीन कम 3 8 24, बचा कैसा? एक। 8 सही 1/3%। तो आपका जो हानि का परसेंटेज होगा वो कैसा होगा? वो होगा 8 सही 1/3%। ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? डी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। कमेंट कर सकते हैं सर अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो, है ना। मैंने शुरू में क्या बोला? बहुत लंबा सफर है सर। लंबे सफर को कवर करने के लिए आपको बहुत सहयोग करना पड़ेगा, है ना, तब जाके हम वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा हम पहुंच ही नहीं पाएंगे भाई वहां तक। चलो देखो, 480 और 489 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? देखो 480 से लेके आप 489 तक जा रहे हैं तो अभाज्य संख्या, आप बताओ। 481 कट जाएगा, 482 भी कट जाएगा, 483 भी कट जाएगा, है ना, 484 भी कट जाएगा, 485 भी कट जाएगा। कैसे कट जाएंगे ये भी अगर पूछना हो तो कमेंट कर देना। 487 नहीं कटेगा। अरे क्या नहीं कटेगा? 487 नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इन दोनों के बीच में जो एक संख्या वो कौन सी है? 487 है, जो कि अभाज्य संख्या, जो कि कटेगी नहीं। ये काट काट के आपको देखना है तभी आप निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ अगर रेड भी लोगे तो काम होगा नहीं। मैंने भी इनको काट के एक्चुअल में देखा, है ना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 क्या है? 87 है। चलो, निम्नलिखित को सरलीकृत कीजिए। जो डाटा आपके पास दे रखा उसको क्या करना है? सरलीकृत आप लोगों को करना है। तो आप बताओ, इतने बड़े में अगर मैं दिमाग लगाऊंगा भाई तो मुझे कितना मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, ये फार्मूला बन गया क्या? ए का क्यूब और माइनस क्या? बी का क्यूब। और नीचे क्या है? तो आप बोल सकते हैं ए का स्क्वायर, ए बी, और क्या? बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। तो आपको बस इस फार्मूले में इतना ध्यान रखना रहता है कि अगर ऊपर क्यूब है
और माइनस है तो माइनस कर दो और प्लस है तो क्या कर दो प्लस। तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे 3x माइनस 4y। अरे इसका पूरा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा 3x माइनस 4y। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, तो आप बोलेंगे यस सर। तो ये 3x माइनस 4y और ये भी कितना बचा, तो ये भी बचा भाई 3x प्लस में क्या 4y। अब इसको देख के एक फार्मूला याद आ गया, कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब फार्मूला अगर याद आ गया कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, और 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। अगर आप ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं तो फिर आंसर आपका परफेक्ट बनता है। कोई डाउट होता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो कमेंट करो भाई आप, मैं ईमानदारी के साथ आपको चीजें बता रहा हूँ, फिर आप कमेंट नहीं करेंगे भाई तो थोड़ा सा मनोबल है ना कम हो जाएगा, और मनोबल अगर कम होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखिएगा जरा आप लोग, दो दो चार और एक कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5/2 आ जाएगा। ये डिवाइड के 5/8 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 8/5। अरे 5/8 को 8/5 और प्लस में क्या आ जाएगा 3/4 और इंटू में क्या आ जाएगा 2/3 और माइनस क्या आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 5/6। पहले इसी का ही सोल्यूशन कर लेता हूँ। 5 से क्या कट गया 5, 2 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर 4 बार। 3 से क्या कट गया 3, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार। बचा क्या 4 प्लस 1/2 माइनस 5 बाई कैसा बचा 6, कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले आप लीजिएगा इनका एलसीएम कैसा आ जाएगा 12। 1 से कटा 12 बार, 12 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 48। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 6 बार। 6 से कटा 2 बार, 5 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 10 आ गया। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताइएगा सर 48 और 6 कैसा आ गया 54। 54 में से 10 गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 44। 44/12 यानी कि इसको और लिख सकते हैं, 4 से कट गया 11 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, यानी 11/3 ऊपर वाले का वैल्यू आ गया। अब 11/3 दोस्त अगर ऊपर वाले का वैल्यू आ गया तो नीचे वाले का क्या, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, 9 का वर्ग क्या आ जाएगा 81। अब 81 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो ये 9 2 18 और एक 19, 19/2। तो ये क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 11/3 और ये क्या आ गया, तो ये आ गया 19 और बटे में क्या आ गया 2। तो आप क्या बोलोगे, ये 11 बटे क्या आ जाएगा 3, एक 19 यही रहेगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11 2 22 और 19 3 कैसा आ गया 57। देखो आप मेरे से जल्दी कर सकते हैं और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो मुझे हर एक बच्चे को समझाना है और आपको क्या करना है सर, कोई सॉल्यूशन करना है ना। तो आप बहुत सारी चीजें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ूंगा, मुझे हर एक चीज को लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या पता कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत कमजोर होगा, शायद उसे कुछ नहीं पता होगा, तो उसका भी मुझे पूरा ध्यान रखना है। इसलिए आप थोड़ा जल्दी करें, मैं थोड़ा आराम से करता हूँ, है ना। अब देखो क्या होता है कि मैं अगर बहुत तेज आपको करके बता भी दूं कि ऐसे मैं निपटा देता हूँ सवाल को, तो उसमें आपका क्या ही फायदा हो जाएगा भाई। मेन मुद्दा तो है ना कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं चीजें आप लोगों तक पहुंचा दूं और आपको समझा दूं। देखो सचिन ने 12% की छूट पर एक नया पर्दा लिया। यदि सचिन को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 747 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते। तो सचिन ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। अब देखो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा, तो आप बोलेंगे सर 12% का डिस्काउंट मिल रहा। अगर ये नहीं मिलता तो आपको 747 रुपए का भुगतान ज्यादा करना पड़ता। लेकिन वो बोल रहा है सचिन ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। देखो भाई सचिन ने जो भुगतान किया ना वो 88% किया, क्योंकि 12% का तो बंदे को डिस्काउंट है ना। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 88%। चलो मेरे दोस्त आराम से देखो, 4 से कितनी बार कटा, तो 2 और 2 बार कटा। 4 से कितनी बार कटा 3 बार कटा। 3 और 2 6 बचा 1, 3 4 12 बचा कितना 2, 3 9 27, दोनों 18 लास्ट में 8 कहीं है। तो आप बोलेंगे यस सर 5,478 रुपए। तो उसने कितने का भुगतान किया, तो आप बोलेंगे सर वो किया 5,478। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप कमेंट करिएगा सर, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट करोगे तो मजा आएगा दोस्त, है ना। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाव्या और भाव्या एक घर को क्रमशः 50 और 75 दिनों में पेंट कर सकती है। यदि वे भाव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करे तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिनों में पेंट कर सकती है। अगर वो एकांतर दिनों से काम करे और शुरुआत किससे करे सर, वो भाव्या से शुरुआत करे। देखिएगा एक नाव्या है और एक कौन है भाव्या है। नाव्या किसी काम को कितने दिनों में करती है, तो वो करती है 50 दिनों में, और ये करती है कितने दिनों में, तो आप बोलेंगे सर 75 दिनों में। सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम जो कि आएगा 150। 50 से कटा 3 बार और 75 से कितनी बार कटा 2 बार। बंदा बोल रहा है यदि वे एकांतर दिनों में काम करे और भव्या से शुरुआत करे।
अब भव्या से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सर, तो मैं तो यूं बोल रहा हूं कि 2 दिनों का काम कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 2 दिनों का काम हो गया 2 और 3 5। अब आपको 150 तक जाना है तो 5 में काय का गुना कर दो, 30 का गुना कर दो, यहां भी 30 का गुना कर दो, तो परफेक्ट ही काम हो गया कि 60 दिनों में काम हो जाएगा। और आपके जो काम है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 150। अरे दोनों तरफ आपने 30-30 का गुना कर दिया ना, क्योंकि आपको 150 तक जाना था। अब 5 से आपको 150 तक जाना है तो आपको गुना काय का करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 30 का गुना करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 2 60। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगर बात आप तक पहुंच गई हो मेरे दोस्त, तो आप मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा कि हाँ सर बात पहुंच गई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स माइनस वाई बराबर 40 और एंगल एक्स एंगल वाई माइनस 40 बराबर है माइनस 40 है, और एंगल वाई और एंगल जेड 25 है, और एंगल जेड का एंगल एक्स माइनस वाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे सर, सिंपल, मैं तो बोल रहा हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख दो आप। एंगल मत लिखो, बार बार लिखना, अपने को मालूम है कि एक्स वाई जेड बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 180। चलो अब देखो आप, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं मेरे दोस्त कैसा, कि एंगल वाई सॉरी एंगल एक्स एंगल वाई बराबर कैसा है, 40 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंगल एक्स बराबर 40 डिग्री प्लस एंगल वाई। मैंने क्या करा, बहुत छोटी सी बात करी सर, ये माइनस का उधर में कहा ले गया, प्लस में ले गया, बस तो एक्स का वैल्यू आ गया। अब आप आगे देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसको ऐसा कर सकता हूं कि एंगल वाई को यहीं रहने दूं, ये 25 को इधर ले जाऊं तो ये माइनस का आ जाएगा डिग्री, और बराबर ये माइनस का में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, कुछ नहीं करा मैंने, दो वैल्यू को चेंज करा। यहां से मैंने क्या करा, माइनस वाई को उधर पहुंचाया, और यहां से क्या करा, माइनस जेड को उधर पहुंचाया, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, काय काय की वैल्यू आ गई। तो आप बोलेंगे सर आपके पास दो वैल्यू आई, एक एंगल एक्स की आई, एक एंगल जेड की आई। डन। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। एंगल एक्स कितना है, तो आप बोलेंगे सर 40, और प्लस में क्या है एंगल वाई, और एंगल वाई की वैल्यू अपने को निकालनी नहीं, क्योंकि एंगल वाई वाई रहने दो। और जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो जेड की वैल्यू है एंगल वाई माइनस कैसा 25, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। बस अब आपका काम हो गया सर, क्या बोलोगे, 40 और माइनस के 25, तो ये कैसे है 15, ये 15 उधर माइनस के जाएंगे तो 180 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 165। 1 2 3, तो 3 एंगल वाई हो गया, 3 से कितनी बार कट गया, तो एंगल वाई का जो वैल्यू आ जाएगा 3 5 15, 3 5 कैसा आ जाएगा 15, एंगल वाई 15 आ गया। अब देखो जब एंगल वाई अगर 15 आ गया, एंगल वाई की जगह अगर अपन 15 रख देंगे, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा 40, और 15 कैसा आ जाएगा 55 आ जाएगा। देखो वाई कैसा है, तो वाई अपने पास 55 है, तो आप बताओ 55 में से 25 जाएगा तो कैसा बचेगा, तो आप बोलेंगे सर एंगल जेड 30 बचेगा। एंगल जेड, तो देखो एंगल जेड कैसा है, तो आप बोलेंगे सर एंगल जेड है 30, और एंगल एक्स और एंगल वाई, अब एंगल एक्स कैसा है, तो आप बोलेंगे सर एक्स की बात करोगे 55, और एंगल अगर, क्या गड़बड़ कर दी भाई 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 भाई, आराम से आराम से। एंगल वाई कैसा है 55 है, अब एंगल वाई अगर कैसा है भाई 55 है, अरे एंगल वाई कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 55 है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये 95 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, एक्स 95 हो गया। अब बताओ 95 में से 55 चले गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 40 बचे, तो ये अनुपात कैसा बन जाएगा 3:4। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। अरे कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे यस सर होगा, कोई डाउट है नहीं। अरे बस इतना से ही ध्यान रखना था कि एबीसी का वैल्यू 180 है, ए माइनस बी बी माइनस सी इतना दे रखा, तो ए बी या इनका अनुपात जो पूछा वो क्या होगा, इतना सा जवाब देना था, कोई बहुत बड़ी हार्ड एंड फास्ट कार्यक्रम नहीं था। चलो, लेकिन अब आप भी थोड़ा सोच सकते हैं, मैं शाम 5 बजे से पढ़ाता हूँ भाई लाइव, है ना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक है बीच में, और 5 बजे से रात को अगर 11 बज रहे हैं, है ना, तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो लॉस थोड़ी तो होगी। ऐसे होती नहीं है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन भाई सोच के देखो थोड़ी तो लॉस होगी। इसलिए मैं आप लोगों को लगातार बोलता हूँ कि भाई आप कमेंट करके मुझे इंडिकेट करते रहें, इससे मोटिवेशन आता है कि चीजों को बेहतरीन तरीके से करवाना है। देखो एक रेलगाड़ी 2051 मीटर और 1259 मीटर लंबी दो सुरंग को क्रमशः 89 सेकंड और 83 सेकंड में पार करती, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई अपने को पता ही नहीं, लेकिन सुरंग की लंबाई जरूर पता हो, कैसी है 2051 है, और कितने सेकंड लग रहे हैं, तो 89 सेकंड लग रहे हैं। और अगली बार ट्रेन की लंबाई अपने को पता नहीं है, लेकिन ट्रेन रेलगाड़ी की लंबाई अपने को पता नहीं है, लेकिन लंबी सुरंग कैसी है 1259, और समय कैसा लग रहा है 63 लग रहा है। ये दोनों आपस में कहीं भी कटने को तैयार है नहीं भाई, है नहीं, तो जुगाड़ लगाते हैं।
63 का गुना टी में करते हैं तो कैसा आ जाएगा, 63 टी आ जाएगा। 2091 में अगर 63 का गुना मेरे को करना पड़े भाई, तो मेरे को 4-5 साल लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करूंगा। 89 का गुना टी में करेंगे तो सिर्फ 89 टी लिखना है, और प्लस इधर भी गुना क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1259 और इंटू में 89। ना भाई, ये गुना अपने से नहीं होगा। देखो, आप तो ऐसे देखो कि 89 टी में से 63 टी गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर ये बचे 26 टी। अब आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 1 का गुना 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 9 9 कैसा आ जाएगा, तो 81। 81 का 1, 11 में से 3 गए तो 8। 6 के पहाड़े में इतना बोलना है कि 8 आ जाए, 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके अलावा कहीं नहीं है भाई, है ना। ऐसे ही सवाल का सोल्यूशन करना, नहीं तो आप गुना करते ही रह जाओगे, है ना। गुना करते करते कब आप गुना कर बैठोगे आपको पता ही नहीं रहेगा। चलो, तो इकाई के अंक से इसका काम निकालना, नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से कोई फायदा ही नहीं है। 12-13 साल लग जाएंगे भाई करते करते। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने गुरुजी, देखिएगा क्या बोल रहा है, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। एक कक्षा के 91 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत कैसा था, 64 था। अरे 12 विद्यार्थियों का औसत कैसा था, तो आप बोलेंगे सर 64 था। क्या बोलोगे, 12 4 48 के 8 कैरी आउट कितना किया, 4। 12 6 72, 72 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 76 आ गया, 768। अब आगे बंदा क्या बोल रहा है, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 77 था। अब आप बताओ, 91 में से अगर 12 चले गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर वो बचे 79। उनका औसत स्कोर कैसा था, तो आप बोलेंगे सर वो था 77। आप बताओ, 79 और 77 का गुना करना है तो कैसे करोगे, तो मैं तो बोल दूंगा भाई कि 79 को लिखो 80 माइनस 1, और क्या लिख दो, 77 लिख दो। तो एक बार 77 का गुना करेंगे तो 77 जीरो। 8 7 56 के 6 कैरी आउट कितना किया, 5। 8 7 56, 56 और 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 61। 60 और 77 में 17 का अंतर है, 6100 में से 17 जाएगा तो कैसा बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 60 83 बचेगा। अरे कैसा बचेगा, 60 83। आप बताओ, अगर 79 और इंटू में अगर अपन क्या करते हैं, 77 करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 60 83 आ जाएगा। आप बताओ, सभी का औसत पूछा, कैसा हो जाएगा, 91। ये कितना, 8 3 11 का एक हाथ आया कैसा, 1। 8 6 14 और एक कैसा आ गया, 15। 60 67 और एक कैसा आ गया, 68 आ गया। मैं तो बोल रहा हूँ 13 से काट देते हैं 7 बार। 13 5 65, बचे कितने, 3। 13 2 26, बचे कितने, 9। 13 7 91 और काट देते हैं। सत्तू सत्तू कितना आ गया, 49 आ गया, बचा कैसा, सत्तू सत्तू 49, 3 बचा, 7 5 35, बचा कैसा, 2। 7 3 21, लगभग, या 75.3। एकदम भाई, है ना। रेलवे ग्रुप डी का जो क्वेश्चन या क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत अच्छे आते हैं ना। इनका सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से करना है। जब बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने सौंदर्य उत्पादों पर 29% की छूट देता है और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। 896 अंकित मूल्य वाले सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, तो आपको बताना है सर इसका जो क्रय मूल्य होगा ना वो रुपए में कितना होगा, ये जरा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट देने के बाद भी बंदे को लाभ हो रहा है, कितने में दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो दे रहा है 896 में, उसमें लाभ कितने का है, तो 12% का, तो ये कितना आ जाएगा, 112। डिस्काउंट कितने का है, 29 का है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71% आ जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ 12 8 96 सीधे काट देते हैं। आटे कम 8 8 7 कैसा आ गया, 56 568 रुपए। कहीं दिख रहा है क्या सर 568, आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम राइट आंसर है। बोलो है तो कमेंट कर दीजिएगा सर, अगर हो रहा हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी रास्ते से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। वापसी यात्रा में प्रस्थान यात्रा से कितने मिनट अधिक लगेंगे, यानी कि दोनों में डिफरेंस बताना है। आप बताओ सर, गए काय से आप, 180 किलोमीटर चाल थी आपकी 60, तो आपको समय कैसा लगा, तो आप बोलेंगे 3 घंटे। अगली बार दूरी तो उतनी है लेकिन आपकी चाल कैसी है, 45, तो 45 से कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। अंतर 1 घंटे का, और 1 घंटे में जो मिनट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 60 मिनट होते। कहाँ है गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा आप लोग। डन। अगर आंसर आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा सर, क्योंकि पूरे 101 शिफ्ट है वहां तक जाना, है ना। बहुत जबरदस्त काम होने वाला है, पर अब वो अंत तक कौन टिकेगा ये देखने वाला काम रहेगा इसमें। चलो देखिएगा क्वेश्चन, अच्छा शानदार आपके सामने। विजय के हिंदी में प्राप्त अंकों का 2/5 भाग। मान लेते हैं हिंदी में जो अंक है वो कैसे है, तो आप बोलेंगे 2h/5 है। अरे हिंदी के 2/5 भाग, संस्कृत में उसके 1/3 अंकों से 5 अधिक है। संस्कृत को मैं एस बोल देता हूं, 1/3 मतलब s/3 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर वो है 5 का। चलो भाई, इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 6, 6h - 5, और ये ए से 15 मत कर देना, एस ऐसे लिख देता हूं।
और 3 5 15, 15 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 75, पहली इक्वेशन बन गई। अब बंदा बोल रहा है, जबकि हिंदी में उसके अंकों का 5 गुना और संस्कृत में उसके अंकों का 5 गुना, कुल मिलाकर 310 है। अब दोनों में 5-5 कॉमन है, तो 5 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 62 बार। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर हिंदी और संस्कृत को अगर आप मिला दो तो आपके नंबर कैसे आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 62 आ जाए। तो संस्कृत में उसके अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि संस्कृत के अंक आप लोगों को बताना है। आप क्या करेंगे सर? तो मैं तो बोल रहा हूं हिंदी बराबर क्या कर दो, 62 माइनस संस्कृत कर दो। अरे ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, तो ये क्या आ गया 6, और एच की जगह रख दो 62 माइनस कैसा एस, और माइनस में कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 5s, और बराबर में कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 75। 6 2 12, छत्ताम 36, और एक कैसा आ जाएगा 37, और माइनस कैसा आ जाएगा 6x, माइनस कैसा आ जाएगा 5s, और बराबर में क्या आ जाएगा 75। देखो ध्यान से देखना, 72 75 297, 6 और 5 11, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 11s आ जाएगा, तो 11 2 22, बचे 7, 11 7 77। तो आपके संस्कृत में जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे सर? वो आएंगे 27। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है सर। अगर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल होगा, है ना, डन होगा, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है? बचत करता है। यदि उसका व्यय 600 है तो उसकी आय ज्ञात करो। आप बताओ सर, व्यय उसका कैसा है? 600 है, और 60% अगर उसने बचत करती है तो व्यय कितना करा होगा उसने? 40%। तो व्यक्ति की जो इनकम होती है वो क्या होती है? तो होती है 100%। 20 से कटा 5 बार, 20 से कटा 2 बार, 2 से कटा कितनी बार? 3 बार, 3 5 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 5 आ जाएगा 15। तो उसकी जो आय रही होगी ना सर, वो कितनी रही होगी? तो आप बोलेंगे सर उसकी आय रही होगी 1500। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा होगा उसका? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर रहा होगा। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन सर, प्रेक्षण 65 41 96 44 38 30 79 90 और 21 का समांतर माध्य क्या होगा? अब इनका समांतर माध्य निकालना है, यानी कि सीधी बात है, इनका एवरेज निकालना है, इनका औसत निकालना है। तो क्या करोगे आप? सबको जोड़ दोगे और फिर डिवाइड कर दोगे, तो क्या आएगा? 1 10 10 और 8 18, 18 4 22, 22 6 28, 28 और 1 29, 29 और 5 कैसा आ गया? 34, 34 के 4, कैरी आउट कितना किया? 5, 2 9 11, 11 7 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 में अपन ने क्या जोड़ा? 9 जोड़ा, तो 28 और 9 कैसे हो गए? 37, 37 और 4 41, और 6 कैसे हो गए? 47, 47 और 5 कैसा आ गया? 52, 524। कितने लोग हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से काट देते, कटेगा नहीं हालांकि ये। 9 5 45। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बचा कितना? 7, लगभग 9 8 72 58। चलो भैया 58 पॉइंट में कुछ आ रहा तो आपको बोलना पड़ेगा 59। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा? लगभग में एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तो ये वाला सवाल, और एक वो जो त्रिभुज पे लंब डालते हैं इसके समकक्ष बताना, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये दो सवाल पीछा ही नहीं छोड़ते हैं भाई। चलो देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी से 25% कम है। देखो वॉशिंग मशीन और क्या भाई? टीवी। टीवी से कैसी 25% कम है, मतलब ये 4 होगा तो ये कैसा होगा? तो ये 3 होगा। अब क्या बोल रहे थे? वॉशिंग मशीन की कीमत 34% बढ़ जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत प्लस में कैसी हो जाती है? 34% हो जाती है भाई। और आगे बंदा बोल रहा है टीवी की कीमत कैसी हो जाती है? 21% कम हो जाती है। 21% क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। अरे क्या सर, देखना 4 वॉशिंग मशीन है तो आपको यहाँ 4 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 का गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 3 12, 12 4 48, कैरी आउट कितना किया? 4, 12 3 36, 36 और 4 कैसा आ गया? 40, प्लस के 408। यहां अगर गुना करेंगे तो 8 एकम 8, 8 2 16, 168 माइनस के 8 में से 8 गया तो 0, 40 में से 16 गए तो कैसे बचे? 24। और यहां देखो ये 3 4 12, 4 2 8, 12 8 कैसा हो गया? 20। तो प्रॉफिट में आ जाएगा कितने का? 12% का। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 12%, यानी 12% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते चले जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 6 7 17 19 के अनुपात में वितरित की जानी है। सी को बी से 250 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो सी को बी से 250 अधिक मिलते हैं। सी और बी में अंतर देखो, तो सी और बी में अंतर कितने का? 10 का है। और उन्होंने पूछा क्या है? उसने पूछा भैया ए को कितना मिलेगा? तो 6 मिलेगा। 25 6 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ए को मिलेगा 150 रुपए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं सर जिनका आंसर आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे,
और कुछ सवालों में आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो दोनों के टाइम को मिला के काम कर लेना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कोई डाउट उसमें आपको होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार पाइप जो दोनों सिरों से खुली है का बाह्य व्यास 20 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 16 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो पाइप बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है खोखले बेलन का आयतन। अब देखो, आप खोखले बेलन का अगर आप आयतन निकालोगे तो व्यास अगर कैसा है 20 है तो रेडियस कैसा आ जाएगा 10 आ जाएगा। व्यास अगर 16 है तो रेडियस कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 8 आ जाएगा। अब उसका आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे सर उसका आयतन होता है पाई एच R1 का स्क्वायर और माइनस में क्या R2 का स्क्वायर। तो पाई कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर पाई हो गया 22/7। एच यानी कि उसकी लंबाई या ऊंचाई कैसी दे रखी 35। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 10 और 8 कैसे हो गए 18, 10 में से 8 गए तो कैसे बचे 2। 7 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 35 आ गया। 5 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 10 आ गया। 18 2 36 के 6 कैरी आउट कितना किया 3। 18 2 36, 36 और 3 कैसा आ गया 39। 3960 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ है 3960, तो आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर बी में। बोलो है, आप बोलेंगे यस सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर विदाउट कोई डाउट के। आराम से खोखले बेलन का ही आयतन निकालना था यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित को सरल कीजिए, है ना। अब इसको अगर सरल करना हो तो कैसे करेंगे सर, तो बहुत सिंपल बात है। देखो क्या लगा है, पॉइंट के बाद अंक है और पॉइंट के बाद अंक और टोटल पे क्या है 12 है। तो सबसे पहले क्या 234 में से 2 गए तो क्या लिखना पड़ेगा, 234 में से 2 गए तो 232। जितने अंकों के ऊपर 12 रहता उतने 9। पॉइंट के इधर अगर देखो ये 2 इधर होता तो जीरो लगाने पड़ते, ये इधर है तो फ्री हो गया। 189 में से 1 गया तो कैसा बचा 188 और ये 99 हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ 32 और 88, 32 और 12 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 44। 44/99, 2 से 4 से काट देते हैं 11 बार। 4 से कितनी बार कट देते हैं, नहीं 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 11 से काटना पड़ेगा 4 बार। और 11 से कितनी बार 9 बार, 4/9। कहाँ है ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। अरे दोनों 11 से ही कट जाएंगे ना, डबल मेहनत करने की आवश्यकता ही क्या है भाई, सिंपल हम काट देंगे। क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 11 4 44, 11 9 99, 4/9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय और व्यय एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है जबकि व्यय में 10% की कमी आती है। यदि उसका प्रारंभिक व्यय 15,500 था तो उसकी अंतिम बचत रुपए में क्या होगी। भैया बहुत शानदार कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखिएगा, आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। सिंपल समझना सर, जल्दीबाजी मत करना, कुछ क्वेश्चनों के जवाब आराम से देने होते हैं। देखो आय और व्यय, अरे आय और क्या, तो आप बोलेंगे सर आय और व्यय का अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 9 अनुपात कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर इतनी बात इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ गई। यदि उसका प्रारंभिक व्यय 15,500 था, प्रारंभिक व्यय कैसा था, तो आप बोलेंगे सर 15,500 था। आप बताओ प्रारंभिक व्यय था कैसा 5। अगर व्यक्ति को उसकी इनकम निकालनी हो तो क्या बोलोगे, 5 3 15, 5 एकम 5 3100, 0 0 9 एकम 9 और 9 3 कैसा आ गया 27, यानी कि 27,900 रुपए। अरे बोलो भैया, तो व्यक्ति की जो सिंपल आय होगी वो कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर वो होगी 27,900 रुपए। और अगर आप उसके व्यय की बात करेंगे तो व्यय उसने खुद ने ही दे रखा हो, कितना दे रखा है 15,000 कैसा 500। चलो अब आगे देखना हो क्या बोला जाए उसको समझना है। आगे बंदा बोल रहा है सर यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है, इसकी आय बढ़कर कैसी हो जाती है 160% हो जाती है। तो आप बताओ, मैं यहां लिख देता हूं आराम से, इसका कितना 160%। तो आप क्या बोलोगे 10 10 10 10 लास्ट में आनी है। 16 × 9 144, कैरी आउट कितना किया 16। 16 7 112, 16 7 112, 112 में 16 जोड़ा कितना आ गया 128, कैरी आउट कितना किया 12। 16 2 32 और 12 कैसा आ गया 44, 44,840। बंदे की इनकम कैसी हो गई 44,840। अब वो बोल रहा है यदि उसके वे में 10% की कमी आती है, यहां से उसके वे में कितने की कमी आती है 10% की कमी आती है, मतलब उसका व्यय हो जाता है 90%। तो आप बताओ सर 15,500 का अगर मैं क्या निकालूंगा 90% निकालूंगा तो आसानी से निकाल लूंगा। 10 10 10 0, 9 5 45 के 5, कैरी आउट कितना किया 4। 15 9 135, 35 और 9 कैसा आ गया 139, 13,950। ये 13,000 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 950 आ गया। जीरो में से जीरो गया तो जीरो आया, 14 में से 5 गए तो 9, लास्ट में 90 है क्या कहीं, ये लो 30,690। तो भैया अब उसकी जो बचत होगी ना लास्ट में वो कैसे होगी 30,690 होगी।
देखो कुछ सवाल ऐसे हैं भाई जिनको समय देना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो फिर उनको आप समय दे दीजिएगा, समय देने में कोई बुराई है नहीं मेरे दोस्त, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4 6 बी सी 7 12 हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब देखो इस सवाल में कोई समय नहीं लगेगा, 4 6 और 7 12, बस ऐसे तिरछा गुना कर दो, 7 4 28, 6 7 कैसा आ गया 42, और 12 6 कैसा आ गया 72, 2 से काट दो कितनी बार कट गया 14 बार, 2 से कितनी बार कट गया 21 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 36 बार, 14 21 36, कहाँ है 14 21 36, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कुछ प्रश्न के आंसर तो डायरेक्ट निकल जाएंगे जिनमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 3600 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले साधन ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो आप बताओ, 15 3 कैसा आ गया 45%, और ये क्या आ गया 14 4 कैसा आ गया 56%। आप बताओ दोनों में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 11% का अंतर है। बस आपको बोलना पड़ेगा 3600 का 11%, तो आप क्या बोलोगे 36 11 396, आप बोलेंगे हाँ जी सर ये लो। 396 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे आप, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो आप होंगे हाँ जी बिल्कुल। शैलेंद्र सर एग्जाम कब तक होगी संभावित। अरे शैलेंद्र भाई इसके बारे में कैसे ही जवाब दे सकता हूँ दोस्त, है ना, लेकिन एग्जाम जब भी होगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर एग्जाम जल्दी आ गई तो मैं आपके पूरे शिफ्ट करवा दूंगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ दोस्त, है ना। पूरे शिफ्ट आप लोगे मैं करवा दूंगा, अगर एग्जाम जल्दी आ गई तो फिर हम एक दिन में 2 शिफ्ट करेंगे। और एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, आप कमेंट करके मुझे जवाब दे सकते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप एक टैंक को 4 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि क्या आंसर आएगा। क्लियर है। समय का ध्यान रखिएगा, रोज शाम को रात ही हो जाती है 10:15। अगर आप बेहतरीन तैयारी मेरे साथ करेंगे तो मजा आएगा। मैं पूरे 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन आप लोगों को ईमानदारी के साथ करवाऊंगा, लेकिन वो मैं तभी करवा पाऊंगा जब आप मेरा सहयोग करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि साथियों, मुलाकात होगी कल।